सर बात करेंगे डिफेंस पैक्ट की जो कि पाकिस्तान ने साइन किया है तुर्किया के साथ और सऊदी अरब के साथ। इस डिफेंस पैक्ट के मुताबिक अगर एक कंट्री पे हमला होता है तो दूसरी कंट्रीज पे हमला तस्वुर होगा और वो भी उसका जवाब देंगी। पाकिस्तानी पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि आखिर ये जो डिफेंस पैक्ट हुआ है ये अमली तौर पे भी हम इसको देख सकते हैं या फिर ये सिर्फ पेपर वर्क है। अगर पाकिस्तान पे कल को हमला होता है तो क्या दूसरी कंट्रीज भी जो है वो वॉर में शामिल हो सकती हैं, पाकिस्तान का साथ दे सकती हैं या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? सर दिलदार मुस्तफ़ा। दिलदार, क्या करते हैं आप? जी मैं आर्किटेक्चर स्टूडेंट हूँ, 5th ईयर फाइनल ईयर चल रहा है मेरा, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ मैं। चले मुझे ये बता दें कि आपने भी सुना होगा कि डिफेंस पैक्ट हुआ है पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरेबिया के दरमियान। आप इसकी इम्पोर्टेंस को कैसे देखते हैं? वाकई में ये फंक्शनल होगा? जी मैं इसकी इम्पोर्टेंस को इस तरह, सिर्फ अगर इसकी इम्पोर्टेंस को अगर आपने मुहैया करना है ना, तो इसका पैमाना सिर्फ इस चीज़ में नहीं है कि जो चीज़ हो चुकी है एज एन इवेंट वो चीज़ क्या है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है जो कि उसकी जो है ना वैल्यू को वो मुहैया करता है। वो बैकग्राउंड ये जो आप सब वाकिफ़ हैं कि एक वक्त होता था कि हम जनजी हम ही यहूदी साजिश के नाम पे बड़ा मजाक उड़ाते थे और लोगों ने देखा कि यहूदी साजिश तो वाकई एग्जिस्ट करती है, ऐसी चीज़ें, वो कंस्पिरेसीज नहीं थी, वो सब रियल में था। और उसके बाद में फिर आपने देखा कैसे गाज़ा का वाक़या हुआ, उससे पहले यूक्रेन वाला इशू हो गया, फिर गाज़ा शुरू हो गया, अब ईरान तक बात आ चुकी है और अभी तक ये टल नहीं रही है बात। तो इस सारे मामले के अंदर एक चीज़ जो सऊदी अरब के जो लीडर हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने ये चीज़ जो बावर कर ली कि अमेरिका कांट अश्योर अस और डिफेंस, जो कि उसने कहा था कि मैं आप लोग के आके जो है डिफेंस प्रोवाइड करूंगा, मैं आप लोग को अपने हथियारों से दिफा करूंगा, वो अमेरिका ने नहीं किया बल्कि इसराइल को बचाता रहा ईरान और उसकी वॉर के अंदर। तो सऊदीया बहुत जल्दी समझ गया कि दे आर नॉट आर्स और हमारा कौन है, वो है सिर्फ पाकिस्तान, और अगर पाकिस्तान के बाद अगर कोई आता है तो वो तुर्की है। ठीक है। तो इस वजह से ये जो अलायंस एक बन चुका है ये इसलिए भी बहुत वैल्यू रखता है। एक तो मैंने बैकग्राउंड बता दिया, दूसरी इसकी एक जिन तीनों की अपनी ख़ास बात है कि सऊदीया क्या है, एक माली ताकत है, ऑयल रिसोर्सेज की ताकत है। ऑयल रिसोर्सेज के ऊपर आप देख रहे हैं आजकल सारी दुनिया चल रही है, कल को जंगें जितनी होनी है वो ऑयल रिसोर्सेज के ऊपर होनी है। तो ऑयल रिसोर्सेज और माल आपका जो है वो एक साइड से सिक्योर हो गया। जो टर्की है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल जा रहा है और दिन ब दिन होता जा रहा है नीश टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, जो कि 5th जनरेशन एविएशन की टेक्नोलॉजीज़ हैं, इवन ग्राउंड और नेवल टेक्नोलॉजीज़ के अंदर भी वो बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की कर रहे हैं। नॉट कि पाकिस्तान नहीं कर रहा, पाकिस्तान भी कर रहा है, कुछ चीज़ों में पाकिस्तान बहुत अच्छा कर रहा है और कुछ चीज़ों में तुर्की बहुत अच्छा कर रहा है। जो अच्छा वो करें हम वो ले लेंगे, जो हम अच्छा करें वो ऑलरेडी ले भी रहे हैं। तो ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ये इंशाल्लाह वक्त बताएगा कि ये क्या हमें क्या चाहिए होगा सऊदी अरब से? हमें सऊदी अरब से क्या। सर इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि जो हमें असल में पैसे चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है। देखें, इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान चीज़ होती है। आप ना लीडर हैं ना आप उस सीट पे बैठेंगे जिसको ये कहा गया है कि मुल्क पाकिस्तान को चलाएं, अपने फ़ैसले लें। चार दीवारी में बैठ के बाज़ार में चौराहे पे चल फिर के अपने अजम्पशंस करके एक महदूद इल्म और महदूद दायरे के अंदर रहते हुए बात करना बहुत आसान होता है, और मैदान में आके कुछ कर लेना और उसको फिर मनवा लेना और आप उस सीट पे बैठ के कुछ कर लेना, ये गोल बात होती है। अच्छा, वैसे आपने मैदान में आके कुछ करने की बात की। पाकिस्तान और सऊदी अरब का भी इसी तरह का डिफेंस पैक्ट हुआ था कि एक पे हमला दूसरे पे हमला तस्वुर होगा, लेकिन उसकी हमने इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं देखी। जब सऊदी अरब के ऊपर ईरान की तरफ से हमला हुआ था तो जब उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होगा, तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं नजर। हर मुल्क अपने मफादात सबसे पहले देखता है कि, और ये पाकिस्तान, अगर आज पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल लेवल पे एक स्ट्रेचर बना हुआ है वो इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान ने अपने मफादात को बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड भी किया है और अपने इर्द गिर्द मामला को जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं आपके वो बहुत अच्छे से उसने मैनेज किए हैं। इसलिए पाकिस्तान आजकल डिप्लोमेसी के अंदर एक किंग बना हुआ है। बात ये है कि ईरान के ख़िलाफ़ अगर सऊदी अरब के साथ जाता तो इतनी बड़ी जो कोशिश दुनिया को बचाने के लिए पाकिस्तान ने की है कि वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बाद ना चली जाती। कि ट्रम्प साहब तो कह रहे थे कि हम अगले दिन जो है इनको पत्थरों के दौर में भेज देंगे, वो टल गई बात। वो क्यों टली? पाकिस्तान था उसके पीछे मैडम, आपका अपना मुल्क था। तो अगर वो ना होता तो आप सऊदीया को बचाने के पीछे पूरी दुनिया निकाल देते। सर
आपने मेडिएशन की बात की है, तो पाकिस्तान ने इसमें जब रोल प्ले करने की कोशिश की तो उसके बावजूद जो है वो वार नहीं रुकी, और अब न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान को साइडलाइन करके अमेरिका जो है वो गल्फ कंट्रीज की तरफ जा रहा है। अच्छा जी, ऐसी बात होती है कि मैं अपने किसी दोस्त के साथ मीटिंग कर रहा हूँ अंदर, ठीक है, आप सबको पता है, आप प्रेस वाले वेट कर रहे हैं। अब दोस्त आया, वो निकला ना जब, तो उसने खांसी की, उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो गए हैं। अब प्रेस वालों ने क्या, ओ हो इनके एक्सप्रेशंस देखिए, इन एक्सप्रेशन से पता चलता है मीटिंग अच्छी नहीं हुई। हत्ता के अंदर वो बड़े कहके लगा कर यार वो गलती हो गई, उसको नेचुरली खांसी। हमारे भी आदत ही होती है कि हमें चीज़ें, अब हमारा जो है ना इस टाइम जो करंट सिनेरियो है पाकिस्तानियों का, इनको अच्छी चीज़ें होते यकीन नहीं आ रहा अच्छी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, यकीन नहीं आ रहा। हाँ, यकीन नहीं आ रहा हमें कि यार अच्छा पाकिस्तान को इज्जत मिल रही है, हमें इज्जत मिल रही है, ये कैसे हो रहा है, ये चेंज आ गया। मैं नहीं मानता यार, यकीनन अंदर कोई करप्शन होनी है, यकीनन अंदर कोई प्रॉब्लम होना है, लेकिन इस दफ़ा आप लोग श्योरिटी से रहें, इस दफ़ा चीज़ें अच्छी हो रही हैं। तो वो जो खांसी वाली मिसाल दे रहा था उस पर आ जाते, तो प्रेस वालों ने कहा देखे जी इनकी मीटिंग तो अच्छी नहीं हुई। तो वही बात है कि आपने एक अलग पर्सपेक्टिव से देखा, आपने देख के कहा कि उसने तो खांसी की, उसके एक्सप्रेशन अच्छे यानी नहीं। कि आपको लगता है मीडिया प्रोपेगेंडा है? सर मैडम, मीडिया और क्या करता है? मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रोपोगंडा करते हैं, आप प्रोपोगंडा से पहले एक लफ्ज़ आता है प्रोपोगेट करना। प्रोपोगेट को समझते हैं, फैलाना। तो आप लोग बात फैलाते हैं, वो सही है या गलत मुझे से कोई मसला नहीं है, ये मीडिया का काम है। ठीक है सर, आपने इज्जत की बात की है कि मेडिएशन से पाकिस्तान की इज्जत बनी है, लेकिन उस इज्जत को कैश कहाँ किया है पाकिस्तान ने? अगर पेट्रोल की प्राइस जो है वो एक गरीब आदमी जो है उसको क्या फ़ायदा? आप मेरी बात सुने, आप ऐसी बात ही कर रही हैं कि अगर आप एक घर डिज़ाइन करेंगी ना, आपने टाइलें लगा दी हैं बाहर, घर बाहर से बहुत अच्छा हो गया, उसके अंदर अभी मसले चल रहे हैं, तो जो उसमें रहने वाले हैं उनको तो मसले आप बाहर से बड़े अच्छे लगने लगे हो, तो इसका क्या फ़ायदा? तो मैडम बात यह कि आपको ये उम्मीद रखनी चाहिए अगर बाहर टाइल लग गई है और आपके अगर लीडर अच्छे हैं, अगर की बात कर रहा हूँ मैं, आपके उस जो है ना अंदर एक इनसिक्योरिटी और अनसर्टेनिटी कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, उसको मैं इनवैलिडेट नहीं कर रहा, मैं वैलिडेट कि कैश करा सकते हैं अमेरिका से कल को जो ये इज्जत बनी। ये कैश नहीं हुआ तो ये अलायंस क्यों हुआ है? आप देखिए, जब से इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया है, सबसे बड़ी उसकी स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन थी। ये सारा इंडिया अपनी तारीख में लिखेगा कि इंडिया का फॉल शुरू हुआ था ऑपरेशन सिंदूर से, अंडर द रिजीम ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उसके बाद पाकिस्तान का सऊदीया से पैक्ट हुआ। उसके बाद लोगों ने कहा, यूरोप ने कहा कि यार यूरोप की टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान के लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी से हरा दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। आप एज अवाम ज़रा इस चीज़ को सोचें कि आप लोग बजट के कहते हैं कि हमारी आर्मी पता नहीं बजट ले लेती है, वो कर लेती है, तो सर वो कहीं पे यूटिलाइज हो रहा है। ऐसी नीश टेक्नोलॉजीज़ आपके और अरब ममालिक और जितने भी मुस्लिम ममालिक उनके पास नहीं पड़ी, और ऐसी एक्सपर्टीज़ भी नहीं पड़ी हुई। ठीक है, उसके बाद ही ये ट्रायंगल वाला जो आप एग्रीमेंट देख रहे हैं ये हो रहा है। उसके बाद ही आप मेडिएशन में लोग आपकी सुन क्यों रहे हैं? आपकी सुनता कौन था? आपने सर जहाज़ गिरा दिया, आपने इतना कुछ कर दिया, लोग आपको सीरियस लेने लग गए हैं। आपको और क्या चाहिए? एंड विद इन डेज कुछ भी चेंज नहीं होता। और जो मुल्कों की उम्र होती है वो सालों में गिनी जाती है। एक साल तो कुछ भी नहीं है, एक साल वेट करें, हालात ठीक ना हो, ये इंटरव्यू दोबारा निकालें, फिर मुझे आपने एग्रीमेंट की सर बात की और साथ में आपने ये भी कहा कि हर जो कंट्री है वो अपनी प्रायोरिटी पहले रखता है, हम वॉर में जो है वो इंडल्ज नहीं हो सकते, वॉर का हिस्सा नहीं बन सकते। तो इस तरह की डिफेंस पैक्ट का फायदा जब आप दूसरी कंट्री के वॉर का हिस्सा नहीं बन। मैं ये आपसे अर्ज की थी कि अगर ईरान से हम जंग लड़ लेते तो वो जो मेडिएशन के चक्कर में दुनिया बचानी थी, सिर्फ एक सऊदीया को बचाने के चक्कर, वो भी उन बेसिस को बचाने के लिए जो अमेरिका के थे, लेट इट गो मैडम। वो मिसाइल अगर जा भी रहे थे तो चलें ठीक है, कोई नहीं, जाने दे। पीछे आपने क्या देखा कि सऊदीया पे कितने हमले हैं? बताएं कितने हमले। आपको लगता है कि कल को अगर तुर्की के ऊपर हमला होगा या पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा तो दूसरी दो कंट्रीज बीच में कूद पड़ेंगी? मैडम आजकल की जितने भी आजकल जो नेशंस अपने आप को पता है किस चीज़ पे आगे पीछे कर रही हैं, क्या हम इसको गिराएं? टेक्नोलॉजी के बेस पे कर रही हैं वो लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे कर रही हैं, अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर कर रही हैं, अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपने रिसोर्सेज, सब अपनी तरक्की से अगले को हराना चाह रहे हैं। वो एक फ्रंट आगे वॉर करके ही हराने वाला, वो तो सदियों पहले की बातें हो चुकी हैं। तो जब हमारे ऊपर वक्त आएगा, जैसा कि पहले आया था, जैसे कि मैं अभी पिछले दिनों एक एयर कोमोडोर साहब थे पाकिस्तान के, उनका मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि तुर्की के अंदर जब कोप की अटैम्प्ट हुई थी, जब वहाँ पे बगावत हुई थी 2014 में गालिबन हुई थी, तो तुर्की ने पाकिस्तान एयरफोर्स को ये कॉल की और ये कहा कि हमारे यहाँ पे एयर डिफेंस के लिए जो फाइटर पायलट्स होते हैं ना, जो ऑन द ड्यूटी होते हैं एक्टिव, वो कम पड़ गए हैं क्योंकि कुछ को बगावत के चक्कर में डिटेन कर दिया गया। तो पाकिस्तान ने विद इन 9 मिनट्स आपको कहा कि सर आपको कितने पायलट्स चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको उस वक्त आके ही नहीं बताएंगे एयरफोर्स वाले, हेलो अवाम, पाकिस्तान की अवाम कैसी हो, हमने पायलट्स भेज दिए, वहाँ बगावत हुई थी।
10 साल बाद 12 साल बाद आके आपको एक एयर कॉमोडोर साहब बता रहे कि हो रहे नेशनल इंटरेस्ट में क्या कुछ होता है क्या नहीं होता, वी नेवर नो। अवाम का काम है कि अपने मुल्क के साथ खड़े रहें, मेहनत करें, हालात ख़राब हैं उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, एहतजाज करें, और एहतजाज करें तो तरीके से करें और किसी प्रोपोगंडे का साथ ना बन जाए। आपने कहा कि आज का दौर एआई का दौर है, आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, बिल्कुल सही बात की। पाकिस्तान को आप इस चीज़ में कहाँ पे खड़े हुए देखते हैं? और जो आपने प्रोटेस्ट करने वाली बात की, तो अवाम क्या किरदार अदा कर रही है? ये तो हमने नेशनल इंटरेस्ट की बात कर ली, डिफेंस की बात कर ली, एयरफोर्स की, वो बिल्कुल हमें सब कुछ नज़र आ रहा है। इकॉनमी के लिए क्या किया जा रहा है? इकॉनमी के देखें, मैंने इकॉनमी में सबसे पहली चीज़ होती है कि आपके मुल्क का जो इमेज है वहाँ पे सिक्योरिटी स्टेटस क्या है। इन्वेस्टमेंट आती तब है जब वहाँ पे सिक्योरिटी अच्छी होती है। सर अभी भी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आ रही, कब से तो हम कह रहे हैं कि हमारा इमेज बेहतर हो गया। इन्वेस्टमेंट अमेरिका जाके इंडिया के साथ ट्रेड करने चला जाता है। हर मुल्क ने अगर पाकिस्तान से ट्रेड करनी है, इसका मतलब ये नहीं उसने दूसरे मुल्कों से ट्रेड नहीं करनी है। एक बात है, हम अगर चाइना से कुछ ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहरीन से कुछ, बहरीन में भी कोई चीज़ उगती होगी ना, ऐसी जो कहीं नहीं उगती होगी वो हम लेते होंगे, तो ऐसी बात तो नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके मुल्क में जो आपका हिस्सा बनता है उसकी इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। उसके लिए पहली ज़रूरी चीज़ सिक्योरिटी। चाइना आपसे खप गया, भाई मेरे को बलोचिस्तान में सिक्योरिटी दे दो, हम दे रहे हैं, हम उनके लिए स्पेशल यूनिट्स तैयार कर रहे हैं, उनके जो वहाँ के वर्कर्स हैं चाइनीज़, उनको सिक्योरिटी क्यों? क्योंकि अगर वो होंगे तो काम होगा, इन्वेस्टमेंट आती रहेगी, सीपैक या जो भी है। अभी जो आपका स्ट्रक्चर बना है, आपको भी पता है, आप जाके सर्च कर लें कि आपका कितना ज़्यादा वो जो है सिक्योरिटी का स्टेटस बढ़ा है। और दुबई जिसको ये कहा जाता था वहाँ पे तो हमला हो ही नहीं सकता, वहाँ पे जब हमले हैं तो आज वहाँ पे दुबई का मुकाम देख लें कि वो कहाँ पे खड़े हैं, यूएई कहाँ पे खड़ा है, यूएई के अंदर जो इन्वेस्टमेंट थी वो कहाँ खड़ी है। वो 3000 दिरहम दे रहे हैं कि प्लीज़ हमारे पास आ जाए, टूरिस्ट बन के आए, हम आपको 3000 दिरहम फ्री देंगे। तो सर उनके पास पैसे हैं तो वो देंगे, हम तो नहीं किसी को कह सकते कि आप आए हम आपको 3000 रुपए देंगे। मैडम आप कंपैरिजन ना करें ना, आप अपने हालात को अपने कॉन्टेक्स्ट में देखें। हम अक्सर कहते हैं साइकोलॉजी, कंपैरिजन में तो बात खत्म हो जाती है। चलिए हाँ कंपैरिजन में बात खत्म हो जाए। बस मैं आखिर पे यही कहूँगा कि अपनी चादर को देखें और चादर के मुताबिक पाँव अपनी चादर के मुताबिक पाँव फैलाएं, और किसी से इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है। किसी से इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है। अपने ऊपर ध्यान दें, ये हर बंदे का मसला है आजकल ना, तो कंपैरिजन ना करें, अच्छे नहीं रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया के दरमियान आपको क्या लगता है कि ये किस हद तक जो है वो अमली तौर पे फंक्शनल साबित होगा? देखिए ये तो आने वाला जो वक्त है वही बताएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं जैसी हमारी रीजनल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कोई ना कोई मुल्क वॉर की सिचुएशन में है। जैसे अभी पिछले दिनों भी ईरान के साथ यूएसए का रहा और उसमें पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी। इसी के साथ साथ टर्की की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि कोई भी मुस्लिम कंट्री में, चाहे हम बराए नाम ही OIC बनाइए, लेकिन हम उस तरह से OIC भी फंक्शनल नहीं रहा, कभी हमने देखा नहीं है। तो वैसे तो OIC में आई गेस 11 से ज़्यादा मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, लेकिन हमने कभी उन्हें फंक्शनल उस तरह से देखा नहीं। तो ये तो फिर 3 कंट्रीज़ हैं जिसमें सऊदी अरेबिया, बट हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों कंट्रीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं रीजन वाइज, और इनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है कहीं ना कहीं। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मे बी दे वुड बी फंक्शनल, क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ USA के भी अच्छे टर्म्स हैं। टर्की भी जो है वो जियो पॉलिटिक्स में काफ़ी इन्वॉल्व रहता है, एक तवज्जो का मरकज़ रहता है। और पाकिस्तान को तो आपको पता ही है, सेंटर स्टेज इस वक्त भी पाकिस्तान है। लेकिन हम यही कहेंगे कि इन फ्यूचर जब हमें किसी जंग का सामना होगा, हम देखेंगे कि हमें अक्सर अपने नेबर कंट्री इंडिया से थ्रेट रहता है, या ये रहता है कि अभी बॉर्डर पे जंग हो सकती है या कुछ हो सकता है। आजकल ईरान के मामलात भी ऐसे हैं, तो उसमें भी हम इन्वॉल्वमेंट करते हैं। तो फिर हम देखेंगे कि हम किस पर कितना ज़्यादा खुल के जो है अपना डिफेंस कर सकते हैं और कौन हमारा कितना साथ देगा। अच्छा, यहाँ पे हमने भारत की बात की, तो मेरा भी यही सवाल होगा, अगर भारत कल को पाकिस्तान पे अटैक कर देता है तो आपको लगता है कि सऊदी अरेबिया और तुर्किया इस जंग में पड़ेंगे? क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ जो है वो डिफेंस पैक्ट इसी लेवल का हुआ था, लेकिन जब सऊदी अरब के ऊपर हमला किया गया तो पाकिस्तान जो है वो वॉर में जो है वो शामिल नहीं हुआ। वही बात आ जाती है कि अब तो थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स, जियो डायनामिक्स जो हैं वो थोड़े से चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो पिछली दफ़ा से मुख्तलिफ होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर इंडिया
पाकिस्तान पर हमला करता है तो सऊदी अरेबिया के भी टर्म्स अच्छे हैं इंडिया के साथ, तो फिर वही बात आ जाती है कि तब पता चलेगा कि प्रैक्टिकली ये नेटो जिसको हम कह रहे हैं वो बना भी है या ये सिर्फ एक कागज़ी वो जो एक है दिल खुश करने के लिए वही एक ऑर्गेनाइजेशन। ईरान के ऊपर जो ईरान के साथ सिचुएशन गुजर रही है उसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये चीज़ें बनाई गई हैं। आपको लगता है कि ईरान को इससे अब कोई फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अमेरिका तो रुकने का नाम नहीं ले रहा? मेरे ख्याल में ईरान ने तो बहुत बेहतरीन स्टांस लिया है यूएसए जैसी पावर को, अब तो शायद हम उसको सुपर पावर भी उस तरह से आपने देखा होगा नहीं कहते, लेकिन हाँ ठीक है वो एक अच्छी पावर है। उसके सामने ईरान जैसा कंट्री जिसको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में कंसीडर करते हैं, जो कि इकनॉमिकली भी स्टेबल नहीं है, जिस पे न्यूक्लियर वेपन्स पर भी बहुत ज़्यादा जो है वो थी रिस्ट्रिक्शंस थी और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी उन पर थी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है ईरान ने, तो आई डोंट थिंक सो कि ईरान उस तरह से डरता है घबराता है। लेकिन डेफिनेटली जो इस्लामिक ममालिक ने ईरान को सपोर्ट किया है, जिस तरह से बैक एंड पे चीज़ें चली हैं, तो डेफिनेटली अगर हमें फ़ायदा होगा तो आई गेस ईरान को भी। उस तरह खुल के सपोर्ट नहीं किया गया ईरान को जिस तरह करना चाहिए था। अमेरिका के तो मुखालफत करते हुए सारे ही डरते हैं। नहीं, डरने की बात नहीं होती। जब हम जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हमें डिप्लोमेसी, हमें अपने आवाम को देखना है, हमें अपने मुल्क को देखना है, हमें अपनी इकनॉमिक सिचुएशन को देखना है। तो ये खूबसूरती ही इसी चीज़ में है कि आप डिप्लोमेटिकली ही चलो। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि ये जो इस्लामिक नेटो बना है इसमें 3 कंट्रीज़ हैं, जबकि हमने ओआईसी की बात की इसमें ज़्यादा कंट्रीज़ थी। क्या आपको लगता है कि इस ज़्यादा इस्लामिक कंट्रीज़ जो है वो एक साथ आ नहीं सकती? क्या यूनिटी नहीं है कि अब जो है वो इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से अब मतलब छोटे लेवल पे चीज़ें जा रही हैं? नहीं, जो ये डिपेंड करता है ना कि किस तरह की कंट्रीज़ वो, उनका जियो पॉलिटिकल लेवल पर क्या पोजीशंस हैं और कौन सी मेजर कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। तो अगर कहीं 11 छोटी छोटी स्टेट्स या छोटी छोटी कंट्रीज़ और 3 बड़ी स्टेट्स या बड़ी कंट्रीज़ जो कि सेंटर स्टेज बन जाएं, तो उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। मेरे ख्याल में ये ओआईसी से ज़्यादा पावरफुल अगर इसको कंपेयर किया जाए तो ये है, क्योंकि इन तीनों कंट्रीज़ का ओवरऑल वर्ल्ड में इकनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और जियो स्ट्रेटेजिकली भी ये लोग अच्छी पोजीशंस पर हैं। तो मुझे लगता है ये उससे बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन। फ्यूचर में आपको लगता है कि और इस्लामिक कंट्रीज़ भी इसका पार्ट बन सकती हैं? हाँ मे बी, लेकिन वो तो सक्सेस रेट पर डिपेंड करता है ना कि ये कितना फंक्शनल होता है, इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं और ये वाकई ग्राउंड रियलिटीज़ पे फील्ड में भी कोई काम करते हैं या सिर्फ बस ये एक नेटो बन गया जैसे बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती हैं।